साउथ एशियन विजन टीवी प्रोग्राम के आज के इस प्रोग्राम के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि मैं हमेशा ही लोकल कम्युनिटी के इवेंट्स को कवर करना चाहता हूं, हमेशा ही करता रहा हूं अपने प्रोग्राम्स में, ताकि आपको मालूम हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है। इलेक्शंस हो, कोई भी पॉलिटिकल इवेंट हो, कोई भी एंटरटेनमेंट इवेंट हो, उसको सभी को मैं आप तक लेके आने की कोशिश करता रहता हूँ और उम्मीद है कि आपको मेरा प्रोग्राम भी पसंद आ रहा होगा। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि एक मीडिया पर्सनैलिटी हमारे लोकल सामिया अहमद जी हमारे साथ हैं। सामिया जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया उदार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोगों के सामने कुछ कह सकूं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड कि आप मीडिया में हैं काफ़ी सालों से। जी हाँ, बिल्कुल। आप थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे अपने बारे में? आप? अच्छा, मुख्तसर बताती हूँ। वैसे तो मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, लेकिन हम लोग कतर में रहते थे, मैं, मेरे हस्बैंड, हमारे बच्चे। तो वहाँ पे मैं स्कूल टीचर थी। जब मैंने 1 साल स्कूल की टीचिंग की तो फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं उन बच्चों का ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ जो मेरी क्लास में हैं। वो 25 बच्चे थे 7-8 साल के, और मैं शायद अपने बच्चों को मैंने इग्नोर कर रही हूँ। तो मेरे वो दिल को बात खा गई। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि मैं टीचिंग नहीं कर सकती। उन्होंने वजह पूछी तो मैंने कहा कोई वजह नहीं है, बस ये है कि मैं समझती हूँ कि शायद मेरे बच्चे इग्नोर हो रहे हैं, तो मैं ये नहीं कर सकती। और उसकी बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन वो फिर बाद में कभी सही। और फिर मैं से घर में बैठी हुई तो मेरी सहेली ने कहा कि रेडियो कतर की उर्दू सर्विस पर ऐलान हो रहा है कि उनको फीमेल और मेल होस्ट की ज़रूरत है, तो तुम क्यों नहीं जाती हो? तो मैंने कहा तुम पागल हो गई हो, मेरी आवाज़ कोई रेडियो पे जाने की है? कह रही नहीं तुम कुछ करो। मैंने कहा नहीं ये हो ही नहीं सकता। जब उससे फ़ोन पे बात ख़त्म हुई तो मैंने कहा आइडिया अच्छा, ट्राई करने में क्या बुराई है। मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ पे 50-60 लोग आए थे ऑडिशन के लिए। उन 50-60 लोगों में मुझे चुना गया। ये किस साल की बात है? आज से 15-20 साल पहले की। 15-20 साल, ओके, ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे चुन लिया और मैं समय मेरे रेडियो का आगाज़ शुरू हुआ। वहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी। फिर मैं 1998 में यहाँ पर आई। यहाँ पे स्कूल में थोड़ी देर के लिए जॉब की, वॉलंटियर काम भी किया, लेकिन वहाँ देखा कि दाल नहीं गल रही है। तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे, मैं जब वापस घर आ रहे थे हम लोग, तो मैंने रेडियो लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा 770 पर अगर आवर्स हैं, अगर कोई लेना चाहता है। मैंने अपने शौहर से कहा तो उन्होंने कहा हाँ करो, तुम्हारा तो एक्सपीरियंस है। यहाँ से रेडियो का इस तरह आगाज़ हो गया। तो माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह की बहुत करम नवाजी कि मैं 1 हफ़्ते ही में सबको पता चल गया। सब कहते ये कौन आई है ये कौन है ये, इसको जानो। शायद मेरी आवाज़ उनको अच्छी लगी या गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला ने 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मुझे बहुत नाम दे दिया कि कोई आया है। और इसके अलावा टेलीविज़न पर आपको पता है ओमनी 2 पे मेरा प्रोग्राम आता है गुज़श्ता 5 साल से, टीवी आदाब के नाम से। तो वहाँ भी उन्होंने कहा कि उनको उर्दू टीवी की ज़रूरत है। बहुत से लोगों ने अपना पायलट प्रोग्राम पेश किया, हमने भी पेश किया। अल्लाह ताला की करामत के उन्होंने मुझे दे दिया। अच्छा, आप पिछले 15 साल से, जैसे कि आपने बोला कि मीडिया कर रही हैं। नहीं, 15 साल से यहाँ पर हूँ, 12 साल करते हुए। 12 साल करते हुए हो। आपने बहुत लोगों की इंटरव्यूज की होंगी, बहुत लोगों के साथ बातचीत की होगी। जी। आज आप इंटरव्यू दे रही हैं, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भूल गई हूँ कि मैं होस्ट हूँ, और मैं उस तरह ही डर रही हूँ कि आम आदमी जैसे डरता है उसी तरह डर रही हूँ जी। अच्छा, तो अच्छा, मेरे को ये भी मालूम पड़ा कि आप यहाँ पे शोज़ वगैरह भी करती हैं। जी हाँ, उनके बारे में जानकारी देंगे? जी ज़रूर। बहुत अच्छा आपने मुझे मौका दिया है। आपको पता है कि मैं मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमारी 2 ईदें आती हैं। अभी आपने पहले ऑफ द रिकॉर्ड हम कह रहे थे, एक सवैयों की ईद होती है और एक बकरा ईद कहलाती है। रोज़ों के बाद सवैयों वाली ईद होती है आसान लफ्ज़ों में, और हज के बाद बकरा ईद होती है। तो मैं दोनों ही ईदों पर 3-3-4 2 से लेकर 3 दिन का ईद बाज़ार लगाती हूँ, जो बहुत ही कामयाब है। एक ही छत के तले लोगों को, बजाय के रोज़ा छोड़ के जगह जगह जाएं, एक ही छत के नीचे उनको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं जो ईद के हवाले से चाहिए होती है।
और इसके अलावा मैं वेडिंग शो भी करवाती हूँ। वेडिंग शो मैंने ही कम्युनिटी में शुरू किया था, पाकिस्तानी कम्युनिटी में, और इस साल मेरा ये 5वां वेडिंग शो है। और जो हो रहा है 11 जनवरी को इतवार के दिन, जिसको संडे कहते हैं, और वो हो रहा है रेड रोज़ कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा में। इसके अलावा ईद डिनर्स हैं, और गज़लें मुझे बहुत पसंद हैं। और मैं समझती हूँ कि गज़लें सुनने, और कोई नाराज़ ना हो, गज़लें सुनने वाले बड़े नफीस किस्म के लोग होते हैं, तभी उनकी तादाद कम होती है। तो उसका नाम मैंने रखा है आज की शाम आपके नाम। और मैंने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो लोकल गुलकार हैं, बेशक वो गज़ल गाएं या ना आए, मैंने उन्हें बहसियत गज़ल गायक के इंट्रोड्यूस करवाया। समीना जी, जो बात हम गज़ल की कर रहे हैं, जी जी, तो मैं तो गज़लों का बहुत शौकीन हूँ। चलिए आप यहाँ पे जितने भी इवेंट्स वगैरह मोस्टली होते हैं, उसमें मैं बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ गज़लों के लिए। अच्छा। तो यहाँ पे अंजुम सिद्दीकी साहब हैं, डॉक्टर, ही इज़ वेरी गुड सिंगर। मैंने उनका भी एक इवेंट रिकॉर्ड किया था। अच्छा, चलिए अब मैं गज़लों का प्रोग्राम कराऊंगी तो आप ज़रूर आइएगा सुनने के लिए। हम समीना अहमद जी से बात कर रहे हैं। तो आजकल छुट्टियों का मौसम चल रहा है, जैसे आपको मालूम है कि क्रिसमस आ रही है, नया साल होगा। आप अपनी फैमिलीज़ में, अपनी पार्टीज़ में बहुत मसरूफ़ होंगे, मगर एक गुजारिश है, प्लीज़ डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, क्योंकि आपके घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है और दूसरों का भी कर रहा है। सो प्लीज़, ये हमारा मैसेज है। हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। प्लीज़ डोंट गो अवे। Hey folks, I'm here to endorse the Disability Network. They are great people. They're people that get by, they employ, they support, and they really, really get behind people with disabilities. So come on, let's throw our support behind a great cause, the Disability Network. ब्रेक के बाद साउथ एशियन विजन टीवी प्रोग्राम के ऊपर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम समीना अहमद जी के घर पे बैठे हुए हैं। आपने देखा कि उन्होंने ये पहले सेट लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, और ये कहते हैं कि ये इंटरव्यू सेट पे पहली बार दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी जी जी। तो समीना जी, आप ये बताएं कि सिंस आप मीडिया में हैं, कैसे आपको महसूस हो रहा है अब 12 साल के बाद? कैसा का कोई आप डिफरेंस देख रहे हैं मीडिया में, उसकी डिलीवरी का, कस्टमर्स की, उनकी पसंदीदा चीज़ों सुनने का, और क्या आप कहना चाहती हैं? हाँ, यहाँ पे देखिए, जब मैं थी कतर में थी तो वहाँ पे एक ही कम्युनिटी थी, यानी मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है ना। इंडियन भी हैं वहाँ पे, इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, हर मुल्क के हैं, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ की मेन लैंग्वेज भी वही है। वहाँ पे उर्दू में किया, लेकिन हमारा वो मुस्लिम असर दिखता है उस पर। जब मैं यहाँ आई तो लेकिन इससे पहले कि मैं बताऊं कि अच्छा होस्ट वो ही होता है जिसके दिल में इंसानों के लिए प्यार हो, ना कि हमारे मेरे रिलीजन के लिए, मेरे मुसलमान लोगों के लिए प्यार हो, वो अच्छा होस्ट नहीं होता। इसलिए जो अच्छा होस्ट वो होता है कि जिसका दिल बहुत पाक साफ होता है और उसके दिल में हर एक के लिए प्यार होता है, और जब वो बोलता है तो उसका वो प्यार, उसका वो खुलूस लोगों को सुनाई देता है, तो वही अच्छा होस्ट होता है। यहाँ पर बहुत मुझे अच्छा लगा, मुझे जो प्यार इंडियन लोगों से भी उतना ही मिला, बांग्लादेशी, अफ़गानी लोगों से भी जितना मेरी अपनी कम्युनिटी मुझे दे, तो मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। जब मैं ऑन एयर होती हूँ रेडियो पर, तो जो प्रोग्राम ख़त्म होता है तो मुझे 5-10 मिनट लगते हैं हवा से नीचे में आने में, मैं उस दुनिया में होती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं अपने आप को नीचे लेके आती हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी गई, जहाँ लोगों ने मेरी आवाज़ से मुझे पहचाना या मेरी शक्ल से, क्योंकि टीवी पर भी आती हूँ, जिस तरह प्यार वो मुझे देते हैं, मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है, और मैं अपने तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आपके आगे के प्लान्स क्या हैं ज़िंदगी के? यार, ये तो बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने। देखिए, पहले जो था ना मीडिया, उससे घर चलते थे, घर चलता था, ठीक है। आजकल जो मीडिया है, कुछ मार्केट ऐसी है कि उससे घर कुछ लोगों के चल रहे हैं, बाकी लोग अपने सिर्फ नाम को कायम करने के लिए उसको खींच रहे हैं, उससे घर नहीं चल रहे हैं।
तो मैं तो ये सोचती हूँ कि मुझे तो सिर्फ बोलना ही आता है, तो मैं अब क्या करूँ, अगर मैं ये ना करूँ तो क्या करूँ। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से जो मीडिया में लोग हैं उन्होंने रियल स्टेट भी करना शुरू कर दिया, मॉर्गेज भी कर रहे हैं, क्योंकि वो मार्केट नहीं है। जबकि एयर टाइम वो बढ़ गया है, उसका किराया बढ़ गया है, जो उसका परावर है वो बढ़ गया है, लेकिन आपके पास उतना बिजनेस नहीं है। आजकल जो रेडियो, चंद के अलावा आजकल जो रेडियो हैं, अगर आप हमारे जानने वाले, आपने कह दिया 6 महीना साल भर के लिए मैं आपको सपोर्ट कर देता हूँ, 2-4 लोग तो इस तरह चल रहे हैं, लेकिन जो पहले घर चलते थे वो चलाना बहुत मुश्किल है। तो मैं समझती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं आइंदा ज़िंदगी में क्या करूँगी, लेकिन वो कुछ मैं औरतों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था 5 साल पहले। उसके बाद मुझे पता चला कि वो पुराने ज़माने च कहते सी, पंजाबी बोलने साढ़े वड्डे बुजुर्ग कहते सी कि शौहर दी, शौहर यानी मियाँ हसबैंड दी ओदी जुत्ती भी घर बाहर पई होवे ना, वो भी बरकत वाली हुंदी है। ते वो मैनू पहले तो मैनू नहीं पता सी, क्योंकि गल्लां ते बंदा सुनदा रहिंदा, लेकिन जदों तक इंसान उस जगह ते नहीं आंदा जिथे वो गल कही गई हुंदी है, उन उस गल दे मीनिंग दा पता नहीं चलता। तो मेरे हस्बैंड का जैसे बताया 5 साल पहले इंतकाल हुआ, तो मैं औरतों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। ऐसी औरतें जो डिवोर्स हैं, ऐसी औरतें जो विडो हैं, और ऐसी औरतें जिनकी उम्र हो गई और किसी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई, मैं इंशाल्लाह उनके लिए बहुत कुछ करना चाह रही हूँ। और मैंने एक क्लब भी बनाया है जिसका नाम रखा है वुमेंस आदाब वुमेंस क्लब। वो सब एजुकेट करने के लिए लोगों को, और उसमें बच्चियाँ भी आएंगी कि शादी से पहले उनको थोड़ा सा उनको लेक्चर मिलना चाहिए कि अपने हस्बैंड का कैसे दिल जीतना है, या उसकी किसनी बात को आप अगर वो कह भी दे तो थोड़ा उससे भी हो जाए तो कैसे बर्दाश्त करना, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में साउथ एशिया में तलाक की शरह बहुत हाई हो रही है, घर बहुत टूट रहे हैं। तो क्योंकि हमारा कोई एजुकेशन का ज़रिया नहीं कि हमें पता चले कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात कच्चे धागे की तरह, रिश्ता कच्चे धागे से ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन किसी लोहे की जंजीर से ज़्यादा भी मजबूत है। लेकिन हमने उसको धागे से जंजीर में कैसे तब्दील करना है, ये हमें नहीं पता। हमारा ये सब्जेक्ट है जो डिफरेंट चला गया, जो कि मेरा फेवरेट है। अच्छा, रियली आपका भी ये है? सोशल सर्विस बहुत करता रहा। चलिए, वेलकम टू द क्लब। तो इस तरह के हैं। अच्छा, और नहीं, ये जो आपने बात अभी कही है, क्या आपके एक्सपीरियंस में ऐसा है कि हमारे लोग ट्रबल में भी हैं और वो सीखना भी नहीं चाहते कुछ? ये आपका कहना बिल्कुल है। हमारे यहाँ क्या है कि जिस तरह यहाँ पे गोरे लोग जो हैं वो कोई भी बात होती है वो अपनी फैमिली में जाके करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, जाके काउंसलिंग लेते हैं। जबकि हमारे यहाँ मैं भी शामिल हूँ बीच में, हम अपना दुख दर्द किसी दोस्त को सहेली को बताते हुए डरते हैं। वो ये डर होता है कि कहीं ये किसी और को ना बता दे। नहीं, इसका मैं इसको दूसरे तरीके से एलैबोरेट करूँगा। अच्छा, कैसे? हम बताना भी नहीं चाहते और दूसरे इसका फ़ायदा भी लेना चाहते हैं। हाँ, वो बिल्कुल सही बात। हमें क्योंकि डर होता है कि वो कोई कहीं मेरी बात को मड़ोड़ के किसी को ना बता दे, तो हम अपने अंदर रखते हैं। यहाँ पर जो हमारी एज के लोग हैं उनमें मियाँ बीवी में वो प्यार खुलूस बाकी नहीं रहा जो हमारा इंडिया और पाकिस्तान में था। क्यों? हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, और जो फाइनेंशियल स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा असर जो है वो मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात पर बनता है। वो खिंचाव, वो दूरी। मैं अपने हस्बैंड से कहती थी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। मेरे हस्बैंड का मेरा बहुत 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 प्यार इत्तेफाक था, तो मैं उनको कहती थी, उनका नाम रियाज अहमद था, मैं कहती थी रियाज, जब से हम कनाडा में आए आपके मेरे प्यार में कमी नहीं आ गई? एंड दैट वाज अ वेरी ट्रूथफुल स्टेटमेंट व्हिच आई हैव गिवन। मैंने कोई झूठ नहीं कहा। तो कहने लगे हाँ यार वाकई उसमें कमी आ गई। तो इस तरह चलो मैंने तो कह दिया, कितने लोग कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। तो एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना जी, एक्सेप्टेंस भी नहीं है। हाँ, एक तो हाँ, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है इसको। मेरा ख्याल है कि मियाँ बीवी का पहले दोस्त होना और फिर उसके बाद मियाँ बीवी होना बहुत अहमियत का हामिल है, ताकि हमारे घर बने रहें। बहुत आसान है। मैं अपने जो मर्द हजरात हैं, शौहरों से ये कहूँगी, बहुत आसान है एक औरत का दिल जीतना। औरत 3 चीज़ें मांगती है, 3 में से भी आप 2 लगा लीजिए, प्यार, मोहब्बत और इज्जत। वो कभी नहीं कहेगी कि मुझे कोहिनूर का हीरा चाहिए, आज मेरी बर्थडे है, मेरे कोहिनूर का हीरा चाहिए। आजकल जो घरों में शादियां होती हैं वो तो पहले डायमंड देखती हैं, डायमंड कितना महंगा है।
क्योंकि उसी पे बेस कर रही है ना शादी। तो हमारे यहाँ की औरत, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की औरत, हम तो अपने शौहर से प्यार मोहब्बत मांगते हैं। बस अगर किसी और अपनी बीवी का दिल जीतना है तो उसको प्यार मोहब्बत और इज्जत दे दो। इसी तरह एक आदमी अपने शौहर का दिल जीतना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि आदमी बहुत सादा चीज़ बनाई है, औरत बड़ी स्मार्ट है, बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी है औरत। आप लोगों को नहीं पता, औरत बहुत गहरी है। अल्लाह ताला जानना बहुत मुश्किल है उसको ना ऐसा सीधा गए ना आप। बहुत गहरी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली, कुर्बानी देने वाली, अपने शौहर का सर को ताज बनाने वाली। लेकिन कोई औरत अगर अपने हस्बैंड का दिल जीतना चाहती है तो जब तक वो सच्चे दिल से उसको अपने सर का ताज नहीं मानेगी तो वो कैसे घर का किंग कैसे लगेगा। पता चलना चाहिए कि अब्बू घर में आए हैं, पिताजी घर में आए हैं, एक बच्चों को पता चलना चाहिए। वो क्या करती है, औरत अगर नहीं बनाए अपने 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 शौहर को सर का ताज, नहीं उसको माने कि वो किंग वाकई कोई किंग आया है, तो वो बच्चे कैसे मानेंगे। तो एक आदमी को जो मकाम है, शौहर को जो मकाम है, अगर औरतें वो दे दें तो बहुत से घर बच्चे। मेरा ख्याल में ये जो हम बातें कर रहे हैं ये सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के लिए ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड जनरेशन इसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेगी जी। उसके बाद तो ये सारा कुछ फिनिश हो जाएगा, खत्म होने वाला है। क्योंकि आजकल यूथ जो है वो तो उनका डिफरेंट एटीट्यूड है। मैं कहती हूँ टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए तो मंगनियाँ टूटती हैं। तो यही मेरा फोकस है कि हम लोगों में फिर भी बर्दाश्त है। चले आपने उनमें उनमें कुछ नहीं। तो मेरा मकसद ये भी है कि ऐसे सेमिनार किए जाएँ, ऐसे साइकोलॉजिस्ट को बुलाया जाए, काउंसलर्स को बुलाया जाए कि जिसमें एक ओपन डिस्कस करें और उनको बच्चियों को बताएं, बच्चों को बताएं कि अपने घर को आइंदा आने वाली ज़िंदगी में किस तरह निभाना है, हमने किस किस चीज़ की ज़रूरत है। डिस्कशन चल रही है, आई वांट टू कंटिन्यू इट। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्लीज़ डोंट गो अवे। Hey, folks, I'm here to endorse the Disability Network. They are great people. They're people that get by, they employ, they support, and they really, really get behind people with disabilities. So come on, let's throw our support behind a great cause, the Disability Network. साउथ एशियन विजन टीवी प्रोग्राम के ऊपर आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद हार्दिक स्वागत है। हम समीना जी से बात कर रहे हैं। बात तो हम डिफरेंट कर रहे थे मगर ये इसके डिफरेंट मोड ले लिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लास्ट के जो 4 मिनट हैं वो भी इसी टॉपिक के ऊपर हम फिनिश करें। तो समीना जी आप बताएंगे कि जो हम ये सोशल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, पहले तो हम सोशल फंक्शन की बात कर रहे थे जो आप करवा रही हैं, तो आप इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ और रहता हूँ टाइम टू टाइम। जी जी, क्या सोल्यूशन क्या है, क्या मैसेज क्या है यूथ के लिए आपका? यूथ के लिए मैं ये यूथ ही जो है उनको ही कंट्रोल करना बिल्कुल। देखिए यूथ बड़ी खुशकिस्मत है एक मामले में कि यूथ को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का मौका मिल रहा है। आपको नहीं मिला होगा, मुझे नहीं मिला होगा, 99 या 75% लोगों को नहीं मिला। इनको हमने इजाज़त दी है कि आप शराफत से एक हदूद में रह कर अपना जीवन साथी मिलो, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम आपकी शादी करेंगे। लेकिन एक जो कमी इनमें है कि ये बहुत ब्लंट होते हैं, बहुत ब्लंट है, सच भी बोलते हैं, ब्लंट भी होते हैं। लेकिन जो ब्लंट होना है वो हर मौके पर ठीक नहीं है, वो नुकसानदेह होता है। मैं सिर्फ एक बात कहूँगी यूथ को जिनकी शादियाँ हुई हैं, 1-2 साल हुए हैं या 6 महीने हुए या होने वाली हैं, कि कोई हर मामला अपना खुद हैंडल करें, क्योंकि इनको ये होता है कि हम खुद करेंगे, प्लीज़ आप इसमें ना बोलिए। लेकिन जब शौहर और बीवी का, हस्बैंड एंड वाइफ का कोई मामला हो जाए तो अपने बुज़ुर्गों को ज़रूर शामिल करें बीच में। क्यों? हो सकता है कि हमारे बच्चों की अक्ल हमसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा तजुर्बा हमसे ज़्यादा उनमें नहीं है। जो वो 1 फुट दूर की चीज़ देखते हैं, हम 100 फुट दूर की चीज़ देखते हैं, क्योंकि तजुर्बा नहीं है ना उनके पास, सहन शक्ति नहीं है। हाँ वही ना, वो एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वो जल्दबाजी में फैसला भी कर लेते। इसलिए कोई भी मामला हो, ख़ास तौर पे अपना घरेलू कोई मामला हो,
तो अपने माँ बाप को, बुज़ुर्गों को ज़रूर बीच में शामिल करें। इंशाअल्लाह ताला उस मामले में बरकत ही आएगी, अच्छाई ही आएगी, आपका घर बच जाएगा, आपके दिल आपस में साफ़ हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये जो तलाक की, डिवोर्स की शरह बहुत बहुत आगे जा रही, बढ़ोतरी की तरफ है, ये उसकी घटाई में आ जाएगी। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हर माँ बाप का दिल अपनी औलाद की तरफ से ठंडा रहे और अल्लाह ताला आपका और हमारा भी दिल ठंडा रखे। असमीना जी, मैं आई थिंक वी विल डू एन डिफरेंट प्रोग्राम ओनली ऑन दिस टॉपिक बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर इन आवर कम्युनिटी एंड उसको हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, मगर एक तरह का मैसेज जरूर कम्युनिटी को जब दे सकते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी एक चीज़ बर्बादी की तरफ चल पड़ती है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इतनी गुफ्तगू में अगर मैं समझती हूँ कि अगर किसी एक लफ्ज़ से किसी भी देखने वाले का मन थोड़ा सा भी तब्दील हो जाए तो हम समझेंगे कि हम कामयाब हुए। हम समीना अहमद जी से बात कर रहे थे आज के हमारे प्रोग्राम में। बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे फिनिश हो रही है, इसके बारे में हम फ्यूचर में ज़रूर बात करते रहेंगे, क्योंकि ये इन्वॉल्व हैं सोशल वर्क में भी, मैं भी इन्वॉल्व हूँ। तो समीना जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे कोई हदूद नहीं है, हदूद मुल्कों की होती हैं लेकिन दिलों की कोई हदूद नहीं होती। तो जितना हम मिल के काम करेंगे, प्यार बांटेंगे, उसी तरह अल्लाह ताला बहुत बरकत देगा। और 11 जनवरी को जो हमारा वेडिंग शो हो रहा है, आपसे गुजारिश है कि वहाँ पे ज़रूर आइएगा। 2 बजे दोपहर से रात के 1 बजे तक है, एंट्री फ्री है, पार्किंग फ्री है, फैशन शो है, लाइव म्यूज़िक है, गिफ्ट होंगे, और क्या चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी समीना जी, और फ्यूचर में हम बातें करते रहेंगे सोशल इश्यूज़ के बारे में इंशाल्लाह। Hey folks, I'm here to endorse the Disability Network. They are great people. They're people that get by, they employ, they support, and they really, really get behind people with disabilities. So come on, let's throw our support behind a great cause, the Disability Network. ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਦ ਭਜਾਉਣੇ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਢੱਡ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਦੇ ਸੀ ਬੋਲ ਗੂੰਜਦੇ ਘੁੰਮੇ ਚਾਦਰੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰਜਦੇ ਲੱਗਦੇ ਅਖਾੜੇ ਭਲਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁੱਡੀ ਜਦੋਂ ਚੜੀ ਆਸਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਬਾਬਾ ਜਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਰਗੀ मैं एक कुड़ी फसा ली ओए मेरे दिल दा बोझा खाली सी ओदे विच पा ली ओए जद जी करदा डट खोल के हाड़ा ला लेना जी दे नाल नज़ारा आउंदा रे ओनी को पा लेना विस्की दी बोतल वर्गी साल 16 जवानी वाला जोर सी बापू नूं जमाने वाली चढ़ी लोर सी चोरी चोरी सोहणियां नारां नूं तकना नाले बापू कोलों पड़दा भी रखना मेलियां दे विच फिरदा सी
ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੇ ਉਦੋਂ ਡਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੱਚੇ ਘਰ ਪੂਰੇ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਾਮਾ ਟਾਮਾ ਪਿੰਡ ਚ ਜਵਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਡਾਈਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਸੰਮਾ ਵਾਲੀ ਡਾਂਗੀ ਉੱਤੇ ਕੋਕੇ ਜੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰਾਣੋ ਵਰਗੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀਰਕਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ